हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर करियर इलेक्ट्रिकल पर। तो आज हम एक अच्छी फील्ड जिसे कहा जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। इसरो एक बहुत आपको पता होगी कि यहाँ पे लॉन्चिंग पैड होते हैं। चंद्रयान 2 का नाम सुना होगा। कई तरीके की चीज़ें हुई। 104 उपग्रहों को चाहे लॉन्चिंग करनी हो, आगे रहा। उसी का आज हम टेक्नीशियन वी, जो कि आईटीआई वालों के लिए पेपर हुआ था, टेक्नीशियन बी का, वो हल कराने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चनों का लेवल आपको एक अप लेवल मिलेगा। ये आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी नहीं है, आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो। अगर तैयारी ठीक होगी तो यहाँ पे आप पे क्वेश्चन बनेंगे, और नहीं होगी तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि आप सिलेक्शन के पास भी नहीं हो, बहुत दूर भटक रहे हो। तो ये पेपर जो एक्चुअल में हुआ था, ये हुआ था 14 जुलाई 2021 को ये पेपर हुआ था। ये एक्चुअल में है VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर। ये तकनीशियन बी का पेपर हुआ जिसे हम हल करने जा रहे हैं। तो हम इसे दो पार्ट में हल करेंगे। एक पार्ट में अभी हम टॉप 30 क्वेश्चन हल करा रहे हैं, और दूसरे में हम जितने भी इसके क्वेश्चन बचेंगे टेक्नीशियन, क्योंकि इसका सिलेबस ऐसा रहता है कि जैसे को 100 क्वेश्चन आते हैं ना, तो कभी 75 आ जाएं इसके टेक्नीशियन के, 80 आ जाएं, 60 आ जाएं, 65, तो वो देखना पड़ेगा कि इसमें टोटल कितने आए थे तकनीशियन के क्वेश्चन, यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्वेश्चन एक्चुअल में आए कितने थे। देखो ये है टेक्नीशियन, तो हम इलेक्ट्रीशियन के हल कराने जा रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं और हल करते हैं, क्योंकि और आप बिल्कुल मन लगा के हल करिएगा। तो आप अगर हमारी यूट्यूब पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड आगे इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जन के पास भेजें, जिससे कि उनका भी तैयारी उनको पता चले। आपको अपनी तैयारी और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पेपर कैसा लगा, पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, तो आइए हम चलते। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र, ये जो चित्र दर्शाया गया है, ये प्रतीक का प्रतिनिधित्व कराता है। एक्चुअल में ये तो आपको सिंबल्स भी याद होने चाहिए कि सिंबल्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आपको पता होगा कि ये होता है बेल का, यानी घंटी का। क्या होता है ये जो सिंबल होता है वो होता है घंटी का। और इसी का अगर हम उल्टा बना दें, इसी का हम क्या बना दें, उल्टा बना दें, क्या बना दें, उल्टा बना दें, यूं करके, तो ये होता है बजर का। क्या होता है, बजर का। तो ये दोनों याद रखने पड़ेंगे कि घंटी का जो यानी बेल का जो सिंबल्स होता है उसका उल्टा होता है किसका, बजर का। अगला क्वेश्चन आते सेकंड, चेतावनी चिन्ह के लिए प्रयुक्त वर्णक क्या है, यानी उसकी किस तरीके का हमें दिखेगा कि हम पहचान जाएं, किस कलर में दिखेगा, किस। तो एक्चुअल में आपको चिन्ह पता होने चाहिए कि सूचनात्मक चिन्ह कैसा होता है, अनिवार्य आत्मक कैसा होता है, चेतावनी तो इनने पूछ ही लिया है, और आपको निषेधात्मक होना चाहिए पता कि कैसा होता है। तो एक्चुअल में जो चेतावनी चिन्ह होता है, इसकी जो आकृति होती है वो होती है एक्चुअल में त्रिभुजाकार। ये बताता है कि आप ये काम ना करो, वार्निंग देता है। तो इसमें इसकी काली बॉर्डर होती है, यानी बॉर्डर आप समझ गए, यानी वो, और पीली पृष्ठ जो भूमि दिखेगी वो प्रतीक होता है। क्या बना होता है, प्रतीक। तो कौन से प्रतीक होते हैं, डेंजर के। जैसे आपके घर के बाहर कभी आप देखना, अगर 11,000 केवी की लाइन, 11 केवी की लाइन जा रही होगी तो वहां पे खतरा का चिन्ह बना रहता है, जिसमें एक खोपड़ी टाइप की बनी रहती है। तो वही, तो आंसर नंबर क्या होगा, 1। तो आपको ये बेसिक से भी क्वेश्चन बनाए और अप लेवल से भी क्वेश्चन बनाए। अगला क्वेश्चन आते थर्ड, निम्नलिखित में से किसका सबसे उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होगा, या रजिस्टिविटी होगी, या बोल सकते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, जो कि होता है ओम प्रति मीटर में।
तो ये सबसे ज़्यादा पूछ रहा किसका, तो आप जानते हो चांदी तो सबसे अच्छा है। यानी एक श्रेणी याद होगी आपको, चांदी तांबा सोना, क्या है, चांदी तांबा सोना और एल्यूमिनियम, ये सबसे अच्छे हम बोल सकते हैं चालकों की एक श्रेणी होती है। क्या होती है, सबसे अच्छे चालकों की एक श्रेणी होती है। अगर हम इसमें देखें तो चांदी सबसे अच्छा चालक हो गया विद्युत का, उसके बाद सोना हो गया, सीसा कहीं ना कहीं अच्छा है, और जुड़वा तत्व है सीसा और जिंक यानी जस्ता। तो इसके बाद बचता है इस्पात, जिसकी बोलें तो चालकता बहुत खराब है, यानी जिसकी चालकता खराब है यानी उसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध उच्च। तो विशिष्ट प्रतिरोध ना तो लंबाई से बदलता है, ना हम क्षेत्रफल से बदल सकते हैं, है ना। प्रतिरोध की बात नहीं कर रहा हूं, विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन हम आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है बी विद्युत रोधी, जो बी आते हैं उनमें विद्युत रोधी यानी कि इंसुलेटेड मटेरियल निम्नलिखित में से पदार्थ कौन से आते हैं। यानी आपने पढ़ा होगा कि तापमान के आधार पर इनकी श्रेणियां होती हैं पदार्थों की, कि कौन सा पदार्थ किस श्रेणी के तापमान को संभाल सकता है। तो बी में एक्चुअल में आपको पता होंगी कि कौन कौन से आते हैं। तो अभ्रक हो गया, फाइबर हो गया, फाइबर ग्लास हो गया, और एस्बेस्टॉस हो गया। तो इनमें आपको दिख रहा होगा पेपर बोर्ड, रेशम, कपास, ये सब श्रेणी बाय में आ जाते हैं या श्रेणी ए में आ जाते हैं। तो इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जब है ही नहीं, अभ्रक भी हमें नहीं दिख रहा, फाइबर ग्लास भी नहीं दिख रहा, एस्बेस्टॉस भी नहीं दिख रहा, तो क्या हो गया, डी आंसर आ जाएगा। तो ये देख लो। अब क्या होता है कि कई जन यहाँ पे अप्रोच, तो इसका तापमान कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 20 श्रेणी का होता है 130 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 130 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये याद रखना चाहिए आपको और पढ़ते रहना चाहिए। फिर हम आते हैं IS 1293, यानी ये कोड है 2019 के अनुसार अनुमानित वोल्टेज, यानी कि 2000 क्या रहते, चेंजेस होते रहते। जैसे आप करंट अफेयर पढ़ते होगे, तो करंट अफेयर में कई चीज़ें चेंजेस होती रहती हैं। करंट की GS में हर एक पोर्शन में आप देखते हो, हिस्ट्री को छोड़ दें, कुछ विशेष प्रकार के सब्जेक्ट तो चेंज होता रहता है। तो वैसे ही इनने कहा कि चेंज हो गया, तो वो अनुमानित, अब इनने तो वो एक्चुअल में पहले सिंगल फेज की जो वोल्टेज थी उसे हम 230 वोल्ट माना करते थे, मगर अब इसे इनने बदल के 250 कर दी है ना। तो ये क्या कर दी, और पहले हम -+5 या 6% परिवर्तन मानते थे, मगर अब हो गया -+10% का प्रतिशत। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। क्या आ जाएगा, सी कि 250 वोल्ट। क्या आ जाएगा, 200। तो क्या रहते हैं कि अब अपडेटेड का मतलब क्या होता है, कि अपडेट होने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिशियन में जो है सो वो ही रहेगा आगे, नहीं, कुछ अपडेशन भी होते रहते हैं। और जब ये अपडेशन होते रहते हैं तो पेपर में जरूर क्वेश्चन बनते हैं। यानी ये समझो कि 2019 में ये अपडेशन होता है, परिवर्तन किया जाता है, और 2021 में क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट। छठवां क्वेश्चन आते हैं, 40 SWG ताम्र की संन्यकट फ्यूज धारा क्या होगी, यानी फ्यूजिंग करंट क्या होगी, यानी फ्यूजिंग। तो क्या रहता, बहुत 36 तक तो हम चले जाते हैं SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, मगर बहुत पतला तार रहेगा, तो जो सबसे कम एम्पियर दिख रही वो बहुत पतला तार रहेगा। जैसे स्थाई मैग्नेट में जो बूफर आते हैं उनके पीछे लगा रहता है, तो वो ये 40 SWG का होता है। तो ये बहुत ही कम सह पाएगा इस फ्यूजिंग करंट, यानी अप्रोक्सीमेट जो होगी फ्यूजिंग करंट 40 SWG की बोलते 3 एम्पियर ही होगी। क्या होगी, 3 एम्पियर होगी। अगला क्वेश्चन आते हैं 7वां कि स्क्विरल केज प्रेरण मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इस पे क्वेश्चन ही इनने गलत दे दिया, कौन सा देखो अगर आप पढ़ पा रहे हो तो यहाँ पे कि कौन सा सही नहीं है। तो आप देखो लो, उच्च प्रारंभिक टॉर्क क्या है, उच्च प्रारंभिक टॉर्क। तो बिल्कुल सही बात है कि डबल केज स्क्विरल केज मोटर हो तो उसका उच्च होगा, इसका कहाँ से हो जाएगा, ये तो नॉर्मल है सिंगल केज जो बार।
प्रकार रोटर बार स्थायी से रूप से शॉर्ट सर्किट, बिल्कुल एल्यूमिनियम जो कॉपर की बनी है वो शॉर्ट सर्किट रहती है इस टाइप से, क्या रहती हैं इस टाइप से, ये शॉर्ट सर्किट रहती हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। तीसरा है साधारण निर्माण, हाँ सिंपल, हम बोल सकते हैं कि आसानी से हम इसका निर्माण कर सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन है प्रारंभ के लिए रोटर कुंडली में रियोस्टेट जोड़ना नहीं जा सकता। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए चाहिए पड़ता है। तो एक्चुअल में अगर हम तुलना कर रहे हो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की, तो सबसे अच्छा होता है उच्च स्टार्टिंग टॉर्क स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। तो आप जा सकते हो कि ए, मगर इनने जहां तक माना है वो माना है डी, तो ये गलत है। क्वेश्चन ही गलत हो गया फिर इस तरीके से कि नहीं है तो उच्च प्रारंभिक टॉर्क नहीं होता इसका, हाँ होता है निम्न प्रारंभिक होता है। क्या होता है? निम्न टॉर्क होता है। क्या होता है? निम्न टॉर्क होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं 8वां, एच वर्ग विद्युत रोधी का अधिकतम मान क्या होता है? तो एच नहीं, हम यहाँ पे आपको सब पढ़ा देंगे कि बाय ए ई वी एफ एच सी, ये होते हैं भाई साहब, ये होते हैं आपके 90, ये होते 105, ये होते हैं 105 है, ये 120 डिग्री सेल्सियस है सब, ये 130, ये 155, 155, ये एच आता है 180 और सी आता है 200 से 250 डिग्री, यानी सबसे अच्छी अगर है जैसे अब्रक हो गया, पोर्सलिन ग्लास, कॉटर्ज, तो ये आते हैं। तो एच का पूछा तो कितना आ जाएगा? 180। तो एच सी के पहले है यानी ज़्यादा है, तो आप ये भी क्या रखें, याद रखें। अगला क्वेश्चन हम आते हैं 9, अंतर वृषों में कुंडलन में संयोजित किया जाता है। इंग्लिश में पढ़ो तो बाइंडिंग इन इंटरपोल आर कनेक्टेड। इंटरपोल कहाँ? तो इंटरपोल जानते होगो आप कि आर्मेचर आर्मेचर रिएक्शन को कम कराने के लिए डीसी जो मोटरें होती हैं या फिर डीसी जनरेटर होते वहाँ पे लगाए जाते। तो ये डिपेंड करता है कि हमने लगाया कहाँ पे है। तो एक्चुअल में कहाँ लगा कहाँ रहा है, कि मोटर में लगा रहा है जनरेटर में, तो लगते दोनों एक ही हैं। वो लगते हैं कि सीरीज विथ आर्मेचर यानी कवच के साथ, सॉरी माफ करें, यानी कि सीरीज विथ आर्मेचर यानी कि कवच के श्रेणी क्रम में, या बोल सकते हो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ये लगे होते हैं। इनके टर्मिनल को याद रखना B1 B2 से। एक आती है कंपनसेटिंग बाइंडिंग, तो ये सब पता होने चाहिए आपको कहाँ पे कैसे किस लिए लगती है, तो वो विचुम्बकन प्रभाव को। अगला क्वेश्चन है 10वां कि डीसी जनरेटर में क्रम विनिमयक के लिए होता है। तो आपको इंग्लिश जरूर आनी चाहिए, कम्यूटेटर कह रहा है। तो डीसी जो जनरेटर होते हैं इनमें काम होता है एसी से डीसी में परिवर्तित करना, और मोटर में काम होता है डीसी से एसी में परिवर्तित करना। कम्यूटेटर का ये गति चलित युक्ति। अगला हम आते हैं 11 क्वेश्चन कि एक डीसी एसी परिपथ में केवीए अपॉन के डब्ल्यू का अनुपात क्या होता है। तो ये सब पता होना चाहिए कि जैसे हम पूछ रहे हैं शक्ति गुणांक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक शक्ति बटे आभासी के डब्ल्यू अपॉन के भी, ये यानी ये हो नहीं सकता, इसका उल्टा है ये। लोड गुणांक होता है अधिकतम लोड बटे कनेक्टेड लोड, क्या होते हैं कनेक्टेड लोड। और रूप गुणांक होता है आरएमएस मान बटे एवरेज वैल्यू यानी औसत मान। तो ये तीनों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी। तो आप कहोगे फिर ये बताओ और जाओ कि क्या है, चलो बता देते हैं हम। इन्होंने कहा के वी ए अपॉन के डब्ल्यू, तो एक्चुअल में ये होता है क्यू फैक्टर। क्या आते हैं? क्यू फैक्टर। क्या होता है ये? क्यू फैक्टर होता है। तो अगला आते हैं 12वां क्वेश्चन कि ये है न्यूमेरिकल। क्या है? ये है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल पे अगर हम चलें तो आप पे बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक संचायी सेल, संचायी मतलब लेड एसिड ही होता है, संचायी या जो चार्ज किया जा सके, एम्पियर घंटा दक्षता 0.85 है। कितनी है? तो आप कहोगे कि इनने कहा 0.85 है, ठीक है। डिस्चार्ज करने के दौरान औसत टर्मिनल वोल्टेज 2.1 वोल्ट है, और चार्ज करने के दौरान औसत वोल्टेज 2.55 है। तो वाट दक्षता क्षमता क्या होगी? तो एम्पियर घंटा दक्षता आपको पता होगी कि जैसे एम्पियर, तो कुछ याद कर लो यहाँ पे, एन नीटा ए एच बराबर होता है एक्चुअल में क्या होता है? डिस्चार्जिंग धारा, डिस्चार्जिंग समय अपॉन
चार्जिंग धारा, चार्जिंग समय, 100 किसके लिए हो गया, परसेंट के लिए। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। ऐसे ही होता है, क्या होता है कि वाट दक्ष क्षमता के लिए अगर हम चले जाएं तो इसके अकॉर्डिंग, वैसे तो इसके 3 सूत्र बन जाते वाट क्षमता के लिए चाहे एम्पियर, तो इस सूत्र, यहाँ पे जो सूत्र लगना वो मैं बता रहा हूँ कि परसेंटेज क्या आ जाएगा, परसेंटेज नीटा, क्या जाएगा, नीटा, क्या जाएगा, नीटा। तो आप लिखोगे नीटा बराबर डिस्चार्जिंग वोल्टेज अपॉन चार्जिंग वोल्टेज इनटू परसेंटेज, जो अभी एम्पियर कौन सी, दक्षता। तो रख दो मान, हमें ये भी दी है 0.85, चार्जिंग भी दी है 2.1 वोल्ट, और सॉरी डिस्चार्जिंग दी है और चार्जिंग दी है कितनी, 2.55। तो मान रखो, मान रखो, आ जाओ, तो मान रखोगे क्या होगा कि 2.1 अपॉन 2.55 क्या आएगा, 2 इंटू 0.85। तो एक्चुअल में आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि फिर समय होता है ज़्यादा। तो इसका जो मान आ रहा होगा वाट क्षमता में, वो आ रहा होगा 0.7, क्या रहा होगा, 0.7। तो इसे आप कैलकुलेशन कर लेना आसानी से। अगर नहीं हो तो आप कमेंट करके बताना, तो मैं फिर करवा दूंगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं, यानी बी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से धातु दृष्टकारी के नाम से जानी जाती है। तो इनमें आप ढूंढ लो कि एक्चुअल में धातु है कौन। सिलिकॉन धातु है, नहीं है। ताम्र धातु है, कॉपर धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, सोना धातु है, चांदी धातु है। तो ये क्या है, धातु। तो कॉपर ऑक्साइड डायोड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉपर ऑक्साइड डायोड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं कि निकल केडियम शेल में प्रयुक्त विद्युत अवघटन होता है। तो एक्चुअल में एक याद रखो कि निकल केडियम सेल को निकल आयरन सेल या एडिशन सेल के नाम से भी जानते। तो इसमें जो एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअल में जो होता है वो होता है KOH प्लस LiOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन ए की दिख रहा है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये याद रखो। बाकी आप देख रहे पा रहे होंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सी। तो एक्चुअल में इसका pH वैल्यू याद रखना 10 होती है, क्या होती है, 10। pH वैल्यू मान निकालना आता होगा, नहीं आता होगा तो हम फिर आपके लिए, मैंने अभी फॉरेस्ट रेंजर का पेपर हल करवाया, वहाँ जाके देखिए मैंने सब हल करवाए हैं। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण लोड पर एक ट्रांसफार्मर की लोह 400 वाट है, तो अर्ध लोड पर आप जानते होंगे कि लोह हानि एक स्थिर हानि है, जो कि फुल लोड से, नो लोड से लेके फुल लोड तक स्थिर रहती। तो यानी 400 ही वाट क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर हम इसे क्या कहेंगे, मानेंगे। अगला ऑप्शन आते हैं, अगला क्वेश्चन कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के प्रति फेरों पर वोल्टता द्वितीयक फेरों की होती, तो एक्चुअल में बराबर ही होती है। यानी हम लिख दें टर्न प्रति वोल्ट या लिख दें वोल्ट प्रति टर्न, हमेशा बराबर होती। सिर्फ वोल्टता का अंतर पड़ता है, जो कि हमें प्राइमरी या स्टेप डाउन हो या स्टेप अप हो, दोनों में टर्न प्रति वोल्ट, वोल्ट प्रति टर्न एक समान होते हैं, चाहे वो प्राइमरी के हों चाहे वो सेकेंडरी के हों। तो ये चीज याद रख लेना आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम आते, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, के समान, सेम अस। 17वां क्वेश्चन आया है। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर प्राइमरी पर 1000 फेरे और द्वितीयक पर 50 फेरे हैं। पार्श्व में चालन वोल्टता 200 वोल्ट RMS है, तो लोड प्रतिरोध है, तो निवेश शक्ति, निवेश यानी जो निवेश हो रही है यानी कि मिल रही। तो आइए हम इसे करते हैं हल। एक्चुअल में सूत्र तो पता होगा, P बराबर होता है V²/R। तो R तो दे रखा है, मगर हमें V निकाल लें हम, किसका, निवेश शक्ति निकालने के लिए। तो आइए हम चलते हैं। सूत्र पढ़े होंगे आप कि N2/N1 बराबर V2/V1 बराबर
I1 अपॉन I2। तो हमें इन दोनों के बीच संबंध को प्रतिपादित करना। तो प्राइमरी में 1050, सेकेंडरी में बराबर 1200 वोल्ट। प्राइमरी में V2 ज्ञात करना है, तो 2 से 2 उड़ गए, 1 से 1 उड़ा और ये आ गया 10। कितना आ गया 10। तो 10 क्या आ गया वोल्ट सेकेंडरी में। तो P बराबर V स्क्वायर, V यानी 10 इंटू 10, और लोड कितना है 5, तो 5 2 बार गया 2 यानी 20। तो पावर कितनी आ गई 20 वाट। कितनी आ गई 20। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर। अगला हम क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर द्वितीयक की 10 फेरों के साथ 100 मिलीवेबर अधिकतम का एक ज्यावक्रीय फ्लक्स जोड़ता है। द्वितीयक की प्रेरित ईएमएफ के आरएमएस मान का परिकलन कीजिए। सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज। आपको देखो याद होने चाहिए कि E2 बराबर होता है 4 पॉइंट ट्रांसफार्मर के लिए F पाई मैक्सिमम N2। बस तो ये उठा के आप सूत्र में रखना। ये देखो फ्लक्स दे ही रखा है और आपके लिए 10 फेरे दे ही रखे हैं, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। सब रख के आप गुणा करोगे ना सूत्र में, तो कुछ नहीं, वो 222 वोल्ट आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा 222 वोल्ट। इसका राइट आंसर यानी ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 19वां कि एक सावित्री यानी ब्रीदर में सिलिका जेली की नमी की मात्रा संतृप्त हो जाती तो उसमें वर्ण में निम्नलिखित है यानी परिवर्तित होगा। एक्चुअल में ब्रीदर ट्रांसफार्मर में लगी रहती है। उद्देश्य नमी के प्रवेश को रोकना। अब ये कह रहा है संतृप्त हो रही यानी कि क्या हो रही सैचुरेटेड हो गई। सैचुरेटेड मतलब आप जैसे पढ़ते हो ना कि सैचुरेटेड होने यानी कोई चीज पूर्ण रूप से भर जाना। जैसे आपने कभी खाना खाया, अब खाना खाया बहुत ज़्यादा खा लिया तो आप क्या हो गए सैचुरेटेड हो गए, आप और कोई चीज़ आप खा ही नहीं पा रहे हो, तो वो ही होना सैचुरेटेड। तो ऐसे ही इसने जितनी इसकी कैपेसिटी थी उसने नमी सोख ली। तो नमी सोखने पर ये कैसा रंग, तो एक्चुअल में जब नमी नहीं सोखती यानी शुष्क रहती तो उस समय नीली। एक क्वेश्चन तो ये आपका तैयार होगा कि शुष्क अवस्था में नीली और जब नमी सोख लेती तो गुलाबी होती। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और एक चीज़ और याद रखना आप कि सफ़ेद भी हो जाती है। आप कभी इसको प्रैक्टिकली, मैं जब फील्ड में जाऊंगा तो वहाँ से आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा जब भी समय मिलेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। सिलिका जेली ब्रीदर में भरी होती। दिए गए लोड पर चलती एक तुल्यकालिक मोटर के उत्तेजन में विचलन को परिवर्तित कराती है। विचलन को तो एक्चुअल में आपने पढ़ा होगा सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेड जो करंट रहता है, जो हम एक्साइटेशन करते हैं, उससे ही इसका शक्ति गुणांक पर परिवर्तन होता है। ऐसी मोटर जो यूनिटी, पश्चगामी, अग्रगामी तीनों पावर फैक्टर पे काम कर सकती सिंक्रोनस मोटर। तो इनने एक्चुअल में कहा था लोड चेंज कर रहे हैं। क्या है लोड, तो एक्चुअल में क्या होगा शक्ति गुणांक में परिवर्तन होगा, ठीक है। स्टेम्पर मोटर की तरंग उत्तेजन के परिणाम स्वरूप होती है। तो एक्चुअल में हम इसमें क्या करते हैं एक्साइटेड करते हैं। एक बार हमने भेजा तो एक्चुअल में वो हाफ स्टेपिंग्स में हम भेजते हैं। क्या करते हैं हाफ स्टेपिंग्स यानी ऐसे होते हैं, फिर एन फिर एस फिर एन फिर एस, ऐसे हम क्या करते हैं फिर भेजा फिर ऐसे हम करते हैं। तो ये है स्टेम्पर मोटर। एक्चुअल में ये भी एक सिंगल फेज मोटर है। वहाँ पे आपको जब क्लासेस ली जाती तो बड़े अच्छे से बताते हैं। सैलेंट ध्रुव प्रत्यावर्तक में डैम्पर बाइंडिंग यानी डैम्पर बाइंडिंग कहाँ पर लगी रहती, तो आपको पता होगा अल्टरनेटर में भी लगी रहती है। अल्टरनेटर में तो ये सिर्फ हंटिंग दोष को दूर कर रही है। सिंक्रोनस मोटर में तो हंटिंग दोष को तो दूर कर ही रही है, साथ के साथ ये वहाँ पे उसको सेल्फ स्टार्ट भी बना रही है। तो एक्चुअल में ये जो होते हैं वो ध्रुव प्रेस पर प्रदान किए हुए होते हैं। क्या होते हैं ध्रुवों पे ही ये लगाए होते हैं। तो ये हंटिंग दोष से बचाती है बाइंडिंग, ठीक। 23वां क्वेश्चन आया है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन से आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, रुकिए, क्वेश्चन है कि 200 वोल्ट पर एक शंट जनरेटर 100 एम्पियर देता है।
ठीक है, यानी टर्मिनल वोल्टेज 200 वोल्ट होगा। यदि शंट क्षेत्र और कवच आर्मेचर प्रतिरोध 50 ओम और 0.1 ओम हो तो यानी आर्मेचर प्रतिरोध कितना आ गया 0.1 ओम। उत्पादित ईएमएफ, तो उत्पादित यानी ड्रॉप हुआ होगा कुछ अंदर, यानी एक चीज तो आप समझ लो कि 200 से ऊपर होगी। अब आपको 200 से सब ऊपर ही दिख रहा है आंसर, तो एक्चुअल में जो होता है वो होता है ई बराबर वी टी यानी टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर रजिस्टेंस। तो भैया आर्मेचर रजिस्टेंस दिया है मगर आर्मेचर धारा नहीं दी। चलो तो आर्मेचर धारा की ओर बढ़ लें। तो आर्मेचर धारा निकालने से पहले शंट फील्ड धारा निकालनी पड़ेगी। तो शंट फील्ड धारा होती है V अपॉन RSH। अब निकाल लें तो V कितना है 200 और शंट फील्ड धारा कितनी है तो कहोगे 50, तो कितनी आ गई 4 यानी 4 एम्पियर हो गई। ठीक, अब लोड धारा हम निकाल शंट फील्ड धारा आर्मेचर धारा निकाल सकते हैं बराबर लोड धारा प्लस ISH। तो ये भी है हमारे पास। अब हमारे पास लोड धारा क्या है 100, तो कितनी हो जाएगी 100 प्लस 4 यानी 104 एम्पियर क्या हो गई लोड धारा ये आर्मेचर धारा। अब आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध 1, तो इसको जब करोगे तो आ गया कितना 10.4। ठीक है 10.4, सूत्र में मान रख दो E बराबर 200 प्लस 10.4, तो इसे प्लस कर रहे हो तो 210.4 वोल्ट क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। यानी 10.4 वोल्ट का ड्रॉप हो गया इस जनरेटर में, अंदर वाइंडिंगों ने लॉस कर लिया ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक धात्री तरंग में यानी त्रिध्रुवी तरंग कुंडली में कितने समानांतर पथ होंगे। तो आपने पढ़ा होगा ए बराबर होता है तरंग वाइंडिंग के लिए 2 इंटू प्लेक्स और लेप के लिए क्या होता है ए बराबर पी, समानांतर पथ और पोलों की संख्या। तो प्लेक्स कितने हैं 3, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। एक अति उत्तेजक डीसी जनरेटर में वोल्टता नियमन हमेशा रहता है, यानी ये आप जैसे पढ़ते हो वहां पे कंपाउंड जनरेटर पढ़ते हो कम्युलेटिव कंपाउंड, तो उसमें 3 आ जाते हैं। ओवर कंपाउंड होता है एक लेवल कंपाउंड जनरेटर होता है, एक अंडर कंपाउंड होता है। तो ये पूछ रहा है कि ओवर कंपाउंड यानी कि लोड वोल्टेज से भी ये ज़्यादा हो जाए तो उसका जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है ऋणात्मक होता है। अगर हम लेवल एक्साइटेड की बात करें तो उसका क्या होता है तो कहोगे 0 और ऋण धनात्मक अंडर एक्साइटेड का होता है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन मतलब घटना बढ़ना नहीं। 26 क्वेश्चन आते हैं कि को परिवर्तित कर डीसी मोटर की गति नियंत्रण की जा सकती। तो आप जानते होंगे कि इनमें ऑप्शन पे चले अनुपयुक्त वोल्टेज को तो अप्लाइड वोल्टेज को परिवर्तित करें, फ्लक्स को परिवर्तन करें, कवच आर्मेचर का परिपथ का प्रतिरोध, उपरोक्त सभी आ जाएगा। यानी किसी भी चीज को हम परिवर्तन करके एक डीसी मोटर की गति को हम इजीली क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 27, एक डीसी शंट मोटर पर मंद परीक्षण हाश का पता लगाने के लिए होता है, यानी रिटार्डेशन टेस्ट का उपयोग कब किया जाता है। तो एक्चुअल में लोह हानियों को पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी स्थिर हानि भी बोल सकते हो। क्या है जिसे हम कहते हैं रनिंग डाउन टेस्ट। क्या कहते हैं रनिंग डाउन टेस्ट का उपयोग हम करके पता लगा लेते ये हानियाँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ जोड़े गए 950 आरपीएम पर यानी रेवोल्यूशन पर मिनट पर 6 ध्रुवीय त्रिकला प्रेरक मोटर की घूर्णक धारा आवृत्ति क्या होगी। तो घूर्णक धारा आवृत्ति यानी रोटर क्या होती है, रोटर आवृत्ति बराबर स्लिप इंटू एफ यानी अप्लाइड। तो हमें स्लिप चाहिए, स्लिप हम निकाल लेते तो 6 ध्रुव के लिए कितनी होती है तो आप कहोगे 50 आ गई, यानी 1000 और 1000 होती है इंटू के 100% जो जी, यानी कितनी हो गई 5। और हमेशा याद रखना कि ये आदि होती है क्या रोटर फ्रीक्वेंसी किससे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी स्लिप से हमेशा आदि होती है। तो क्या आ जाएगा डी यानी 2.5, क्या आ जाएगा 2.5। 29 क्वेश्चन आते कि स्थायी समतलन के लिए डीसी जनरेटर सबसे उपयुक्त होता है क्योंकि उनमें वोल्टता अभिलक्षण होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि
पहले तो सही है, यानी ऐसे हम बनाएं तो ये पहले तो ऐसे चलता है मगर फिर ऐसे गिरने लगता है। कारण ये है कि इसमें चलता है ड्रॉपिंग वाला, यानी ड्रॉपिंग होने लगती है, यानी लोड बढ़ा, अब ड्रॉपिंग बढ़ गई, जिसके कारण इसने अपने जनरेट करने वाला वोल्टेज गिर गया, हानियां बढ़ गई, तो ये डंपिंग होता है। अच्छा जनरेटर है, बैटरी चार्जिंग में हम लेते हैं उपयोग में। इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है 30वां कि फ्लेमेन के दक्षिण हस्त यानी दाएं हाथ नियम का उपयोग पता लगाने के लिए करते हैं। तो आपको पता होगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटरों पर लागू और जनरेटर में ईएमएफ की हम दिशा ज्ञात कर रहे होते हैं। अगर मोटर में हो तो टॉर्क की दिशा ज्ञात कर रहे होते हैं, वहां पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। तो यहाँ तक तो लेवल आपको अच्छा लगा होगा, पेपर लगाने में बहुत मजा आया होगा। तो आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। तो आप पढ़ते रहें, आप स्वस्थ रहें, समय पे काम जो भी पढ़ाई का है करते रहें रोज के रोज, और फिर हम अगले पार्ट में मिलेंगे इसी के। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।